चलिए दोस्तों, तो करते हैं क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस। सबसे पहला सवाल जो है वो है आपके सामने, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड लोअर देन द मार्केट प्राइस, विच कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड हेयर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि हम किस कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसा काम करते हैं। तो हमने देखा कि कंजर्वेटिज्म जो है वो हमें इस बारे में बताता है कि भैया आपको कंजर्वेटिव होकर रहना है, आपको ये देख लेना है कि अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो मार्केट में कम हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मार्केट प्राइस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो हम उसको कॉस्ट प्राइस पे लेके चलेंगे। तो इससे ही हमारा रूल डेवलप होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू किया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये बात अपने किसने बताई थी, कंजर्वेटिज्म ने। अगला सवाल आता है, अंडर विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्वालिटी ऑफ मैन पावर इज नॉट रिकमेंडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि आपका मैन पावर की क्वालिटी क्या है, या फिर आप कह लो कि आपकी बिजनेस की मार्केटेबिलिटी क्या है, बिजनेस की गुडविल क्या है, बिजनेस की मार्केट में इमेज क्या है, ये सारी चीजें कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि बना करता है कि भैया इन सारी चीजों का बुक्स में कोई काम नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसा हमें कहता है कौन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि ये बात कहता है कि जिस भी चीज में पैसा लगा है, जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं उसकी वैल्यू पैसों में, उसी को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा हम किसी और को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज दी वन ऑफ दैट एग्जांपल कि इस टाइप की चीजों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अगला सवाल, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द प्रिंसिपल अप्लाइड। मतलब कि कैपिटल को हम लाइबिलिटी मानते हैं। हमने देखा था कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं, अदर देन प्रोप्राइटर जो भी लोग पैसा लगाते हैं उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। तो यहां कहा जा रहा है कि इसको लाइबिलिटी माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस में जो भी उस प्रोप्राइटर का पैसा है उसको अलग माना जाता है, उसको हम खुद का पैसा नहीं मानते, उसको हम कहते हैं कि भैया ये भी एक प्रकार का क्या है, उधार है, जो कि हमें आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा। हमें का मतलब बिजनेस को, कि इस बिजनेस को, इस प्रोप्राइटर के पैसे को आज नहीं तो कल लौटाना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है। इसका मतलब कि हम इन दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं, और ऐसा अलग मानने के लिए कौन कहता है आपको, आपको कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आप यहां पे इसको डिफाइन कर देंगे, आपका काम हो जाएगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसके अंदर इस बात को डिफाइन किया गया है। अगला सवाल आता है, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अकाउंट्स टू एज्यूम दैट अ बिजनेस एंटिटी विल रिमेन अ गोइंग कंसर्न। ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हमारा जो बिजनेस एंटिटी है वो गोइंग कंसर्न का है और ये आजीवन चलता रहेगा। इसका हमने एग्जांपल देखा था कि आपके जो एसेट्स होते हैं, आपको वो कहते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि हम एसेट का कॉन्सेप्ट ही तब क्रिएट करते हैं जब हम कहते हैं कि अगला साल आएगा। अगर इसी साल में हमारा बिजनेस खत्म हो रहा हो तो हमारा कुछ भी एसेट नहीं होगा, जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम क्या बनाते हैं, उसको हम एसेट्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भविष्य है, आने वाले समय में भी इन रिसोर्सेज को जो हमने भी खर्च किया है उसको हम रिसोर्सेज के रूप में आगे यूज करेंगे। बट अगर आपकी लाइफ ना हो, गोइंग कंसर्न ना हो, तो हम सबको बोलेंगे कि ऑल एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस साल खर्चा किया इसी साल उसको खत्म कर दो, एसेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस हमें ये जानना जरूरी होता है, या फिर ये एज्यूम करके चलना जरूरी होता है कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी है वो एक गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा। डिस्कस द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। मतलब कि आपको ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बता के चलता है कि भैया अपनी प्रॉफिट का तो हिसाब ना रखो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट का, मतलब वो प्रॉफिट नहीं जो आपने कमा लिया है, वो प्रॉफिट जिसका आपको अनुमान है कि ऐसा प्रॉफिट हमें हो सकता है, उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। बट अगर ऐसा कोई लॉस है तो उसको आपको प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड का मतलब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंसिडर करके चलना है। ऐसा आपको कौन बोलता है, ऐसा कहता है आपको प्रूडेंस, प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म। तो ये जो आपका कन्वेंशन है ये आपको बता के चलता है कि भैया इस पॉलिसी को हम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी का सवाल था आपका। अगला, व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, केवीएस 2019 में पूछा गया। सिंपल सवाल है, आराम से आप डिफाइन कर देंगे कि गोइंग कंसर्न क्या होता है, जहां पे हम अपने बिजनेस को बंद करने के बारे में नहीं सोचते और ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस एंटिटी है वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलता रहेगा।
व्हाट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया गया है कि जब भी एसेट्स को हम उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर उसमें से कुछ डिडक्ट करना भी होता है तो क्या डिडक्ट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन। ऐसी बात कौन बताता है आपको? ऐसी बात बताता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कहता है कि जो भी एसेट पे जो भी कॉस्ट आई है, जो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, उसी वैल्यू पे बुक्स में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा मार्केट में अगर कोई वैल्यू में बदलाव आता है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इन एसेट की वैल्यू में अगर कोई चेंज आएगा तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रीशिएशन की वजह से आएगा, बाकी सारी चेंजेस कंसीडर नहीं की जाती हैं। ऐसा बता के चलता है कौन? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है सर? केवीएस 2019 का सवाल। इसके अंदर कहा गया कि भैया जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी उसका दो इंपैक्ट होगा। अगर कोई भी चीज डेबिट हुई है तो वो क्रेडिट जरूर होके चलेगी, यही आपको यहां पे बताना है। व्हाट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट? सर मैचिंग कॉन्सेप्ट किसकी बात करता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट बात करता है पीरियड की। वो कहता है कि भैया जो आपकी रेवेन्यू का पीरियड है वही पीरियड आपके एक्सपेंडिचर का होगा, ताकि आप उसी पीरियड का क्या निकाल पाओ? प्रॉफिट निकाल पाओ। मतलब कि अगर हम किसी 6 महीने का रेवेन्यू देख रहे हैं तो इसमें से माइनस भी जो किया जाएगा वो 6 महीने का रेवेन्यू किया जाएगा, और सेम पीरियड होना चाहिए। जो इसका पीरियड है वही पीरियड इसका होना चाहिए, ताकि तब जो आपको प्रॉफिट निकल के आएगा ये प्रॉफिट भी उसी पीरियड का माना जाएगा, जिस पीरियड का रेवेन्यू था उसी पीरियड का एक्सपेंस लेने के ऊपर। तो इस तरीके की मैचिंग करने की बात कौन करता है आपको? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कि भैया जिस पीरियड का आप रेवेन्यू लो उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर लेना, ताकि जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा वो एक एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट होगा, और उस पर सही पिक्चर डिपिक्ट की जाएगी किसी भी बिजनेस एंटिटी की। ठीक है सर। हाउ डज द मैचिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई टू डेप्रीशिएशन? मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम डेप्रीशिएशन पे कैसे अप्लाई करते हैं? तो जैसा कि आपने देखा है कि डेप्रीशिएशन क्या है? एक प्रकार का चार्ज है कि जो कि रेवेन्यू से माइनस किया जाता है। चार्ज का मतलब कि एक्सपेंस है जिसको हम रेवेन्यू से माइनस करके चलते हैं। तो अगर किसी भी साल का रेवेन्यू है, मतलब क्या हुआ इसको इस तरीके से आप समझे कि सपोज कीजिए एक मशीनरी आपके पास है, इस मशीनरी की लाइफ थी कितनी? 10 साल। ठीक है सर। अब इस मशीनरी का 10 साल लाइफ थी, तो उस हिसाब से आपने जब डेप्रीशिएशन निकाला तो आपका हर साल का डेप्रीशिएशन निकल के आया 1 लाख रुपए। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि इस मशीनरी को आपने यूज किया 1 साल तक, और 1 साल तक जब आपने रीयूज किया तो आपने कुछ रेवेन्यू कमाया। कितना रेवेन्यू कमाया सर? रेवेन्यू कमाया आपने लेट से 50 लाख रुपए। अब जब आपने 50 लाख का रेवेन्यू कमाया तो आपको इस 1 साल का एक्सपेंसेस जो होंगे वो माइनस करना पड़ेगा। अगर 1 साल के अंदर आपका रेवेन्यू है 50 लाख, तो 1 साल के जो भी आपके एक्सपेंडिचर है उसको आपको यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। और लेस करेंगे जब सारे एक्सपेंडिचर को, तो हम ये भी कहेंगे कि इस मशीन को भी मैंने 1 साल तक यूज किया है, इस मशीन ने भी हेल्प की है इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो इस मशीन के ऊपर का जो खर्चा है 1 लाख रुपए, जिसको कि डेप्रीशिएशन के नाम से जाना जाता है, ये डेप्रीशिएशन भी आपका कहां आना चाहिए? एक्सपेंसेस में आना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम मैच कर रहे हैं कि भैया अगर 6 महीने का रेवेन्यू होगा तो डेप्रीशिएशन भी कितने पीरियड का लेंगे? 6 महीने का। अगर रेवेन्यू 1 महीने का है तो डेप्रीशिएशन भी कितने का होगा? 1 महीने का। मतलब जितने पीरियड का रेवेन्यू है उतने ही प्रपोर्शन का एक्सपेंडिचर आपको यहां पे मैच करते हुए चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज का मतलब होता है माइनस करना पड़ेगा इस रेवेन्यू के अगेंस्ट, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट यहां पे शो हो वो आपका एक रियल प्रॉफिट होगा। आप कह सकते हो कि ये एक्चुअल प्रॉफिट है। इससे हमने सारे के सारे उस पीरियड के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिए जिस पीरियड का ये रेवेन्यू था। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि डेप्रीशिएशन को किस तरीके से मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है सर। अगला सवाल आता है, विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन? ऐसा आपको कौन कहता है कि सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है? तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बताता है? आपको बताता है फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन। जो फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन है वो आपको ये बोल के चलता है कि सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। वही यहां पे लिखा होता मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, तो आप क्या बोल देते कि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ऐसी बात बता के चलता है। ऑल्दो ये क्वाइट सिमिलर है, बट स्टिल आपको इस टाइप से वर्डों से इसको समझना पड़ेगा और अपने आंसर को कोट करना पड़ेगा। अगला सवाल आता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? तो सेम क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म आप कह सकते हैं। अगला सवाल, व्हाई शुड अ बिजनेस फॉलो द कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? क्यों एक बिजनेस कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है? ताकि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे वो कंपेरेबल रहेंगे। मतलब कि एक टेक्निक, एक पॉलिसी, एक मेथड से अगर आपने 1 साल में काम किया, लेट से 2025 में, तो जब आप 2026 में भी वही टेक्निक, वही कॉन्सेप्ट और वही मेथड्स यूज करोगे, वही पॉलिसी यूज करोगे, तभी आप इन दोनों साल को अगर कभी कंपेयर करना चाहोगे तो
कर पाओगे। अदरवाइज अगर इसमें टेक्निक्स पॉलिसी अलग है, इसमें टेक्निक्स पॉलिसी मेथड्स अलग होंगे, तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपका कंपैरिजन एक्चुअली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपने अलग रूल्स अप्लाई किए, इसके लिए अलग रूल्स अप्लाई किए। तो ऐसा कब नहीं होगा? जब आप कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे। आप एक साल के अंदर जो भी मेथड, जो भी टेक्निक यूज कर लेंगे, उसको ईयर आफ्टर ईयर अगर यूज करते रहेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होंगे? कंपेरेबल होंगे। तो दिस इज द मेन रीजन कि क्यों कंसिस्टेंसी होना जरूरी होता है। स्टेट वन लिमिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का क्या लिमिटेशन है कि भैया जो भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशंस वगैरह आती हैं, जो भी प्राइस के अंदर चेंजेस वगैरह होते हैं, उन चीजों को हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को लेके चलते हैं। तो इसलिए हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर ये कमी है कि वो हमारे रेवेन्यू को करंट प्राइसेस पे लेके नहीं आता। करंट प्राइसेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने अभी रेवेन्यू का एग्जांपल देखा था कि किसी एक साल का रेवेन्यू है, लेकिन अगर हम एसेट्स को देखने जाए तो एसेट्स में से सिर्फ क्या उठाते हैं? हम डेप्रिसिएशन। बट अगर एक्चुअली मार्केट वैल्यू से उसको कंपेयर करने लगे तो हो सकता है कि हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई एसेट था 10 लाख रुपए का और आपने डेप्रिसिएशन रूल के हिसाब से आप कहते हो कि इस पे डेप्रिसिएशन जो है वो कितने का है? 1 लाख रुपए का है। लेकिन अगर आप इस एसेट की मार्केट वैल्यू देखने जाएंगे तो हो सकता है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई हो? सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए। तो अगर ऐसा है तो उस केस में आपको जो एक्चुअल डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 2 लाख रुपए। लेकिन हम कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कॉस्ट है उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओ और एक रूल डिसाइड करो, उसके हिसाब से लगाओ, मार्केट वैल्यू पे आप पे नहीं जाना होता। तो इससे क्या हो रहा है कि इस रेवेन्यू से जब आप इस एक्सपेंस को चार्ज करोगे और जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या मार्केट प्राइस से रिलेट करता है, मतलब वो क्या रियल मार्केट प्राइस जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट सही है या गलत है, उसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने सिर्फ 1 लाख माइनस किया और मार्केट प्राइस को देखने जाओगे तो आपको 1 के बदले कितना? 2 लाख रुपए माइनस करना चाहिए था। तो 2 लाख माइनस करते तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपए से और कम हो जाता और प्रॉफिट अलग शो करता। तो ये एक लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट की कि ये जो मार्केट में चल रहे इन्फ्लेशंस हैं उसको इग्नोर करके चलता है। अगला सवाल आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई द एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स। मतलब कि क्यों ऐसा होता है कि हम बिजनेस को, एंटायर लाइफ को, बिजनेस को कुछ टाइम इंटरवल में बांट देते हैं। ऐसा आपको कौन कहता था? इसको कहता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। वो इसलिए कहता है ताकि आप एक एक इंटरवल पे अपना प्रॉफिट लॉस, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह असरटेन कर पाएं, और अगर आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की आवश्यकता है तो वो आप ले पाएंगे। जरूरी नहीं है जो आंसर यहां लिखा है वही लिखें, ये आपको एक सुटेबल आंसर दिया गया है कि इसका इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कोई भी आंसर आपको एज इट इज याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक एग्जाम का सवाल था। अगला, अंडर विच प्रिंसिपल रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इस टाइप की एक्टिविटी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको ये बता के चलता है कि भैया पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल आता है, नेम एंड एक्सप्लेन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अंडर विच इट बिकम्स नेसेसरी फॉर बिजनेस कंसर्न टू टेक देयर अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि जो भी इस साल का स्टॉक बच गया उसको इस साल से उठा के आपको अगले साल में लेके जाना है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? तो आपने देखा क्या कि आपको अपने रेवेन्यू को और आपके एक्सपेंडिचर को मैच करना है। इसका एग्जांपल कुछ इस प्रकार से था कि आपने एक साल में आपने सपोज 1000 यूनिट कुछ आइटम परचेज की थी, लेकिन जो आपने इसमें से बेचा है वो बेचा है 800 यूनिट। तो जब अगर आप 800 यूनिट बेचेंगे तो हमने इसका समझा था पीछे कि 800 यूनिट बेचेंगे तो आप इसमें से लेस क्या करते हो? आप कॉस्ट ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस करते हो या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो। तो हमने देखा था कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हमने बेचा उसका कॉस्ट क्या आया उसको लेस करेंगे तो हमें इन बेचे हुए यूनिट में प्रॉफिट पता लगेगा। और जो हमने बेचा ही नहीं, जितना कि 200 यूनिट जो हमने बेचा ही नहीं, तो ये हमारी अभी कॉस्ट है ही नहीं। कल को जब इसको बेचेंगे तब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो मतलब क्या है कि हमें अपने रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर को मैच करके चलना होता है, पीरियड वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड पॉइंट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, कि जिस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, मतलब 800 यूनिट की बात कर रहे हैं तो खर्चा भी 800 यूनिट के ही लिए जाएंगे उसी प्रोपोर्शन में, तभी जाके उस यूनिट के ऊपर का कमाया हुआ प्रॉफिट हम पता लगा पाएंगे। और जो बच जाता है उसको ऑब्वियसली बात है इस साल अगर खत्म हो गया 200 यूनिट बचे हुए हैं तो उसको हमें कहां लेके जाना पड़ेगा? अगले साल में। अगले साल जब इसको बेचेंगे तब इस 200 यूनिट पे जो रेवेन्यू आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे इस 200 यूनिट की परचेज की कॉस्ट, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या हुआ, जो हमने आइटम सोल्ड किया उसकी कॉस्ट क्या थी, तो उसकी जो भी परचेज कॉस्ट होगी और अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है तो वो सारा इसके अंदर जुड़ जाता है और तब जाके एक एक्चुअल प्रॉफिट डिराइव होके आता है। तो ऐसी बात आपको कौन बता रहा है, ऐसी बात बता रहा है आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि कह रहा है कि भाई साहब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैच करके चलना है हर एंगल से, ताकि आपका एक करेक्ट प्रॉफिट यहां पे डिटरमाइन हो पाएगा। अगला और लास्ट सवाल आता है, व्हाई कैपिटल ऑफ ऑनर इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये सवाल पीछे भी आया था, 2019 में आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि हम सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर कह लो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि जो भी उसका प्रोप्राइटर है और जो भी इसका बिजनेस है, ये दोनों के दोनों अलग अलग माने जाते हैं और जो भी इसने पैसा लगाया उसको एज अ लाइबिलिटी ठहराया जाता है और इस बिजनेस के ऊपर वो एक प्रकार का उधार है जो कि इस बिजनेस को कभी ना कभी इस प्रोप्राइटर को लौटाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम जो भी कैपिटल है उसको लाइबिलिटी साइड में शो करके चलते हैं। ठीक है सर, तो दिस इज दी थ्योरेटिकल एरिया जो कि हमने शॉर्ट आंसर वाले हमने कवर कर लिए। अब आगे कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।